राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल में प्रस्तावित संशोधन को लेकर देश के सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने की अपील की। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए असम विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगा और उन्होंने अनुमान लगाया कि गठबंधन को लगभग 100 सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीतो के कार्यक्रम में वैश्विक संघर्षों के बीच नवकार मंत्र के जाप को विश्व शांति के लिए एक उपयुक्त पहल बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित आवास पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर जेवर के विकास से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सभी मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपील की। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे पाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देश अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी असफल रहे। दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित ओखला लैंडफिल साइट पर काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की आंधी चल रही है और जनता ने हर विपरीत परिस्थिति को हराने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेदिनीपुर और नंदीग्राम ने पहले ही परिवर्तन की दिशा दिखाई थी और अब पूरा बंगाल उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने वाला चुनाव बताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बदलाव की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी बंगाल के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर 7वें वेतन आयोग को लागू करने का भी वादा किया। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई।
साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था। लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जबकि देश की लगभग 60% एलपीजी जरूरत आयात के माध्यम से पूरी होती है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई और कमर्शियल एलपीजी को नियंत्रित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अब घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक दिन में 51 लाख से अधिक सिलेंडर की बिक्री हुई है। ऑनलाइन बुकिंग 58% है और ओटीपी आधारित डिलीवरी 92% तक पहुंच गई है। साथ ही 5 किलो सिलेंडर की आपूर्ति भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा अन्य जानकारी भी अधिकारियों ने साझा की, आप खुद सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का, वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया। घरेलू यूज के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और ओटीपी बेस्ड
एलपीजी डिलीवरी भी 92% है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है। जैसा कि अभी आपको बताया, फार्मा और बाकी कुछ और सेक्टर्स के लिए भी, जैसे फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट एटसेट्रा, इन सब के लिए भी बल्क नॉन डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई को रेस्टोर किया गया है। 5 किलो के सिलेंडर स्टूडेंट्स के लिए और जो लेबर है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए 5 किलो की सिलेंडर का सप्लाई इंक्रीज किया जा चुका है। पिछले 6 दिन में, एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा कैंप किए गए हैं, अवेयरनेस कैंप, और लगभग 20,000 सिलेंडर्स का सेल इन कैंप्स में हुआ है। कल 1 लाख से ज्यादा सिलेंडर, 1,06,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। इसके अलावा अभी तक 23 मार्च से लगभग 10 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। नेचुरल गैस, मैंने आपको कल बताया था कि 90% तक सप्लाईज फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए रिस्टोर करने की बात की गई थी। अब इसको बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। इसके अलावा सीजीडी कंपनीज को कॉलेजेस, स्कूल, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 100% गैस सप्लाई करने की बात कही गई है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 3,97,000 नए पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी गई है। इसके अलावा 4,30,000 नए कस्टमर्स भी रजिस्टर किए गए हैं। हमारा एक पोर्टल है, वेबसाइट है mypngd.in। इस वेबसाइट पर 18,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर भी सप्लाई नॉर्मल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो पंप हैं, वहां पर ऑटो एलपीजी का जो सेल है वो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को कुछ कंस्ट्रेन होने की वजह से हमारे पंप्स पर, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप जो हैं, वहां पर थोड़ी सी लाइन है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। कल जो हमारा एलपीजी प्रोडक्शन था वो लगभग 48,000 टन था हमारी रिफाइनरीज से। इसके अलावा C3, C4 मॉलिक्यूल्स का कुछ पूल फार्मास्यूटिकल, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की रिक्वेस्ट पर कुछ एलोकेट किया गया है और लगभग इसकी क्वांटिटी है 800 टन पर डे। इस सभी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप है और वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डेली ब्रीफिंग भी इशू हो रही है। कल लगभग 3,300 रेड की गई, जिसमें 600 से ज्यादा सिलेंडर सीज किए गए। अभी तक लगभग 1,16,000 रेड्स की जा चुकी हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1870 शो कॉज नोटिस दिए हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लगभग 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि सप्लाई सफिशिएंट है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और जरूरत के अनुसार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खरीदें। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि भारत विविध धर्मों और संप्रदायों का देश है, जहां हर परंपरा में मंत्रों की विशेष आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। शाह ने कहा कि मंत्र मानव जीवन को सही दिशा देते हैं, चैतन्य को जागृत करते हैं और शुभ संकल्पों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि सामूहिक मंत्र जाप से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और विश्व का कल्याण होता है। गृह मंत्री ने कहा कि नवकार मंत्र एक सार्वभौमिक, निराकार और समावेशी प्रार्थना है जो बिना किसी भेदभाव के आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। भारत के अंदर कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और हर धर्म के अंदर मंत्रों का बहुत बड़ा महिमा रहा है। कई युवाओं से जब इंटरेक्शन करता हूं, आईआईएम में जाता हूं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, तो आज का युवा बुद्धि प्रधान है, होना भी चाहिए। तो कई बार पूछता है कि मंत्र को रटने से क्या प्राप्त हो सकता है। मैं बड़े श्रद्धापूर्वक कहता हूं कि मंत्र जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान देता है, हमारे चैतन्य को जागरूक करता है, शुभ संकल्पों को बल देता है और जब अनेक लोग श्रद्धा पूर्वक एक ही मंत्र का रटन करते हैं, तब न केवल उसका व्यक्तिगत, समग्र देश और विश्व का भी कल्याण होता है। इस बात को बुद्धि से सोचने वाले युवा स्वीकार नहीं करते हैं। तब मैंने उसको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि आपके घर में किसी को डायबिटीज हुआ है क्या? तो क्या हुआ है? तो कोई दवाई लेते हैं क्या आपके बुजुर्ग? तो क्या लेते हैं। तो मैंने बोला वो दवाई से तेरी शरीर की रचना में क्या फर्क होगा वो बुजुर्ग की, आपको मालूम है क्या? कि नहीं मालूम है। फिर भी दवाई लेने से डायबिटीज में मदद मिलती है। इस मंत्र से क्या होगा वो ज्यादा मत सोचो, मंत्र का अनुसरण करो, निश्चित रूप से फायदा होगा। और कई हमारे सिद्धों ने पीढ़ियों तक पूरा जीवन लगाकर हम सब संसारियों के लिए मंत्रों की रचना की है। इसको हमने श्रद्धा से इसको स्वीकारना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। नवकार मंत्र के लिए मुझे एक बार सुबोध सागर महाराजा का सानिध्य प्राप्त हुआ था। अकेले थे और मैं सुबोध सागर महाराज साहब से को दो हाथ जोड़कर विनती किया था कि मोटा साहब थोड़ी कृपा कर दीजिए, नवकार मंत्र का अर्थ समझाइए। और कुछ ही पलकों में उन्होंने मुझे पलों में नवकार मंत्र का अर्थ समझाया था। मित्रों, मैं बहुत श्रद्धा से कहता हूं कि पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसमें किसी काल, जाति, क्षेत्र, धर्म इसका कोई भेदभाव नहीं है। पूरे विश्व में इस प्रकार की प्रार्थना ढूंढना लगभग असंभव है। ये प्रार्थना उन महान आत्माओं के गुणों की वंदना है जिन्होंने अपने कर्मों से अपने आप पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया है। इस महामंत्र में शब्द नमो का जो अर्थ है वो विशुद्ध रूप से समर्पण और अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को पूर्णतया समाप्त करने की दिशा में साधक को ले जाता है। जब व्यक्ति नमन करता है तो वहीं से अहंकार की पिघलने की शुरुआत होती है और हजारों वर्षों तक 24 तीर्थंकरों और उनके अनुयायियों ने ये मंत्र की रचना करने में लगाए हैं। सालों तक ये मंत्र मौखिक रूप से आगे बढ़ता रहा, फिर शिलालेखों में आगे बढ़ा और फिर एक प्रकार से कई ग्रंथों में इसने स्थान पाया है। ये मंत्र को आगे बढ़ाने का जीतों का जो प्रयास है वो उसको मैं मन पूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन को दिव्य और ऊर्ध्व गति देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और विश्व को जब शांति की जरूरत है तब
जरूर ये नवकार मंत्र के सामूहिक उच्चारण से, करोड़ों लोगों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण की भी शुद्धि होगी, मन के विकार भी सबके शांत हो गए और एक दूसरे को समझने की हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। आप सब ने आपके साथ नवकार मंत्र का जप करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उत्तर मालदा में स्पोर्ट्स क्लब की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल खेल और खिलाड़ियों की समृद्ध परंपरा के लिए देश भर में जाना जाता था और क्लब हाउस की सोच ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि क्लब हाउस युवाओं को खेल जगत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई क्लब अपनी पहचान और गौरव खोते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर क्लब हाउस खेल के बजाय वसूली के अड्डे बन गए हैं, जो चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल अपने खेल के लिए, खेल के क्षेत्र में जो लोगों की भावना यहाँ जुड़ी है और जो इस प्रकार से यहाँ पर से खिलाड़ियों ने अपना अलग अलग स्थान बनाया पूरे देश में, आज वही पश्चिम बंगाल जो क्लब हाउस से निकला हुआ जो एक सोच पश्चिम बंगाल की संस्कृति से कि हम इस क्लब हाउस के माध्यम से अपने युवा और नई पीढ़ी को खेल जगत से जोड़ेंगे, इन्हीं एनजीओ और इन्हीं क्लब हाउस के माध्यम से कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन और पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को जिस प्रकार से इन क्लब हाउसों ने एक स्थान दिलाया, और मैं कह सकता हूं पूरे देश में, चाहे यहाँ के कलाकार हो, यहाँ के अलग अलग विधाओं के लोग हो, चाहे पेंटिंग हो, पत्रकारिता हो, कला का कई अलग अलग आयाम हो, संगीत हो, खेल हो, इन सब क्षेत्रों से क्लब हाउस के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से इस पश्चिम बंगाल का जो पुराना इतिहास रहा उसको निश्चित रूप से इन क्लब हाउसों ने एक बहुत ही अलग रूप से स्थापित किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज इन क्लब हाउसों से बैठने की क्यों जरूरत आनी पड़ी, वो भी चुनाव के समर में। जिस क्लब हाउस का इतिहास इतना गौरवमय रहा हो, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा होती हो, आज का वो क्लब हाउस किस स्वरूप में है और किस काम के लिए जाना जा रहा है, यह सब को मालूम। जो कभी तक खिलाड़ियों को निकालने के लिए, खेल को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए जाना जाता था, आज वो क्लब हाउस अड्डा बन गया है, एक वसूली का केंद्र बन गया है। और निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल की विरासत है, जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति रही, एक समय इसी पश्चिम बंगाल से फुटबॉल के खिलाड़ियों का जो भावना देखने को मिलता था, चाहे मोहन बगान हो, चाहे हमारे अन्य जितने प्रकार के यहाँ पर क्लब हैं, पूरे देश में यहाँ के क्लब हाउसों की चर्चा होती थी। क्या पिछले 15, 20, 25 वर्षों में वही इतिहास है? क्या वही सम्मान है? और नहीं है तो कौन इसका दोष? किसके कारण ये हुआ? किसने पश्चिम बंगाल के युवाओं को, नई पीढ़ी को एक नए अच्छे भविष्य बनाने से रोका है? मैं इसलिए आज इस बात को करने आया हूं। जब देश के अन्य राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो भारत का आवाज दिया, सरकार की योजनाओं से उसको जोड़ा, हर पंचायत में खेलों के और खिलाड़ियों का माहौल बने, उस कालखंड में जब पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में खेल के प्रति रुझान बढ़ा, तो वही पश्चिम बंगाल खेल से पीछे होता चला गया और यहाँ कहने लगे लोग खेला होगा।
मैं पूछता हूं, जो खेल का क्षेत्र था वहां खेला होने का स्वभाव किसने उत्पन्न किया है, और जिसने उत्पन्न किया है वो खेल के प्रति कितना नकारात्मक रूप से उनके लिए खेल का मैदान राजनीति का मैदान बन गया। और निश्चित रूप से ये समय आ गया मित्रों कि उनको सजा देना चाहिए। देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल जो हमारा अग्रणी था खेल में, अगर आज पीछे रहा है तो जिन लोगों के कारण रहा है उनको सजा देने का समय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा जिले में आयोजित बृहद किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 280 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सरगुजा वासियों को बधाई दी और किसानों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से खेतों तक पानी की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने, किसानों को लाभकारी बनाने, आधुनिक तकनीकों के विस्तार, सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और समयबद्ध आर्थिक सहयोग के जरिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आज लुंडरा के ये पावन भूमि में 280 करोड़ से ज्यादा के विकास काम के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम और किसान सम्मेलन में मंच में विराजमान सभी अधिकारीगण और आज के ये किसान सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण, अन्नदाता किसान भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी मन, और आज इस सरगुजा जिला पर 280 करोड़ से ज्यादा विकास काम के शिलान्यास और भूमि पूजन करे हैं, जमा 28 करोड़ के लोकार्पण और 253 करोड़ के शिलान्यास यहां करे हैं। तो मैं पूरे सरगुजा जिला वासी मल्ला एकर ले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देवत हो। और आज ये किसान सम्मेलन है, मैं सभी अन्नदाता किसान भाई बहनी मल्ला भी बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं, धन्यवाद देवत हूं। और आप मलाई मैं बताना चाहत हो कि हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार जितना किसान मन के चिंता करी से उतना कोई भी नहीं सरकार नहीं करी से। आपला मालूम हुई कोऑपरेटिव बैंक में बैंक के ब्याज 16%, 18% पहले रहत रही से, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो ये ब्याज लाभ ही पहले 16%, 18% से कम करके 7%, फिर 3%, फिर आज सहकारी बैंक में 0% में किसान क्रेडिट कार्ड बना थे। तो ये चिंता करने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनी रहे, तो आज प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना एकर शुरुआत करी ने और पूरे देश में किसान मन के खेत में पानी पहुंचे कर चिंता करत हैं। और आज हमन छत्तीसगढ़ में सरकार में हन, तो आज हमन किसान मला धान के कीमत जितना देत हन और जितना हमन के धान खरीदत हन, कोई भी प्रदेश में ऐसा किसान मला सुविधा नहीं है। और काफी कुछ प्रबोध जी बतात रहे जो 2 साल में उमन के क्षेत्र में मिली से, आज भी कई अपन क्षेत्र के मांगला रखीन है, समस्या ला रखीन है। मैं उमन आश्वस्त करत हूं कि वो काम मला सब ला हमन धीरे धीरे करबो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।